अच्छा भाई साहब, अभी पिछले पिछले हफ्ते की बात है। शहर के कुछ लोग जो थे वो भूख हड़ताल पे बैठे थे क्लस्टर डेवलपमेंट की मांग को लेके कि जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट योजना थाना के राबड़ी वगैरह कई क्षेत्रों में मतलब वो लागू की गई, वो मुमरा में भी वो लागू होना चाहिए। 7 दिन तक उन लोग की भूख हड़ताल चली थी, कोई नहीं आया था, चाहे वो मनपा अधिकारी हो या कोई राजनेता। लेकिन आप जब वहां जाते हैं, मेरे ख्याल से आप 5वें दिन गए थे शायद। पांचवें दिन गए थे ना जी। पहला तो आपका इंटरव्यू पहला मेरा वही हुआ। हाँ, तो आप गए और आप वहां गए, आपने उनका समर्थन किया, उनका हौसला बढ़ाया और उसके बाद से वहां लोगों का सिलसिला लग गया। मतलब वहां पे उनको समर्थन देने का पब्लिक का भी मिलने लगा, फिर पार्टी के भी लोग आने लगे वहां पे उनको समर्थन देने के लिए, और 7वें दिन उनकी भूख हड़ताल खत्म भी हो गई। अच्छा, तो ये जो मांग लेके वो बैठे थे क्लस्टर डेवलपमेंट योजना की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहर में वो देखिए मोहन भाई, होना चाहिए। मोहन भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता था इस पे बात हो, है ना। उसमें मैं 5 दिन पहले देख रहा था कि क्या हो रहा है जी। और मैं फिर ये बोलता हूँ कि ये जो इल्जामात मुझ पे लगते हैं ना जी, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन जी, तो लास्ट में मैं ही मिलता हूँ जी। तो मैं तो बोलता हूँ ना मेरे को बेटी का इलेक्शन लड़ाने का है जी, ना बेटा का इलेक्शन लड़ाने का है, ठीक है ना मेरे को इंट्रोडक्शन देने का है कि मेरी दूसरी नस्ल पॉलिटिक्स में आने वाली ना। हमारे घर में ये सब चीजों की इजाजत नहीं है। तो वो बिल्ली के गले में घंटी बांधा सईद अली अशरफ ने जी। गया वहां पे, उनसे मैं मतलब उनसे मेरा कोई मिजाज नहीं मिलता है ना, लेकिन उसका इशू अच्छा था। और एक बात बता दूं मोइन भाई, अभी लोग भूल चुके होंगे क्योंकि 10 साल से लोग आए ना, 15 साल से आए ना। जितेंद्र आवाड साहब को जब हमने पहली टाइम जिताया था ना, तो एक क्लस्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था जी, पूरे थाने जिले का, मुमरा का नहीं जी, पूरे थाना। और सबसे बड़ा पार्टिसिपेट अगर किसी ने किया था तो मुमरा कौसा ने किया था क्लस्टर डेवलपमेंट पे जी। और हम लोग के आंदोलन को, और अपनी ही हमारी गवर्नमेंट थी, हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ गए थे जी, है ना। पूरे थाने के इशू के लिए टोल नाके के ऊपर हमको रोक दिया गया, जितेंद्र आवाड साहब हम लोगों को रोका गया, पूरे थाने के लोग थे, बहुत बड़ा आंदोलन था जी। उसके बाद से जो ठंडे बस्ते में वो गया तो पता ही नहीं चला इतना टाइम आया। जब आवाड साहब मिनिस्टर बने तो ये चीज पे चर्चा मेरी उनकी हुई, बोला साहब मुमरा पुराना फट रहा है, मर रहा है, मतलब जा रहा है, ये इलीगल बिल्डिंग बनेगी, 4 माले का 8 माला होगा और कंजेस्टेड होगा, तो इसके ऊपर अपने कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्लस्टर नहीं लाएंगे ना तो अपना शहर फट जाएगा जी। ये मैंने आवाड साहब से बात किया था, बिल्कुल उन्होंने भी कुछ हाथ पैर चलाया, तो पता नहीं क्या हुआ कि मामला टाइट हो। मोइन भाई बार बार बोलना भी कैसा लगता है, कैसा आदमी को दिखता है कि पता नहीं क्यों मेरे को उंगली करता रहता है, तो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो बहरहाल मैंने उस पर कई मरतबा मेरी जो देखिए मेरी जितनी बिसात है मैं कहीं ना कहीं बोल देता हूँ, और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बुरा भी माना जाता है कि यार भाई साहब तो आउट ऑफ वे जाके बोलते हैं। तो अब ठीक है, वो मेरी अच्छाई है, ये मेरी बुराई है, ये मेरा जो भी है, लेकिन मैं ये ऐसा मानता हूँ कि मेरी आवाम मेरी साफ गोई को मतलब इज्जत देती है, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो अभी जिनको भोंगा कंपनी कहा जाता है जो भी मुमरा शहर में है ना, उनको जवाब वही साफ गोई की वजह से लोगों ने दिया, क्योंकि मेरे पास ना कोई IT सेल है, न मैं किसी के बारे में बोलता हूँ कि इसके बारे में गंदा लिखो या साफ लिखो या कार्टून बनाओ या कार्टून नहीं बनाओ। मैं बोलता हूँ मेरा जितना बनाना है बनाओ, मैं कभी जवाब भी नहीं देता, और मैं ये धंधे में पैसा डालता भी नहीं कि ट्रोलर्स को रखूं और उस पर वो लाइक लूं और वो शेयर करूं। मैं मोइन भाई आपके जैसा हूँ, पुराना आदमी हूँ, है ना। जितनी बात है आपका माध्यम में बोल दिया, और कोई आएगा बोल दूंगा, बाकी तुम बोले स्पेशली प्रेस, कभी आपने सुना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया? नहीं, मेरे फायदे के लिए, मेरे नुकसान के लिए कभी नहीं। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वो भी शमीम भाई रखते हैं हमारे अध्यक्ष जी, तो मैं जाता हूँ जी, क्योंकि वो आदमी सही मानों में, अब उसको चाहे जो बोले, लेकिन वो उसके अंदर इखलास है, ठीक है। वो जज्बाती आदमी है, कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, बाद में उनको ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन उसकी नीयत मंशा साफ रहती है। अच्छा भाई साहब, मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ और आकर्षित कराना चाहूंगा, और वो मुद्दा है MMLA के अंदर जो हकीम अजमल खान अस्पताल है, वो पिछले दिनों काफी चर्चाओं में था। चर्चाओं में तो वो अस्पताल जब बन रहा था तब भी था,
हाँ, क्योंकि मतलब उसमें जो लागत लगी, जितना टाइम लगा उसको बनने के लिए, काफी साल लग गए बनने में, और जब बन के तैयार हुआ तो मतलब ये उस बातें सामने आई कि उस अस्पताल का निजीकरण होने जा रहा है। शहर के लोगों ने भी उसके खिलाफ काफी आवाजें उठाई थी। जो मुस्लिम लीग की जो फरज शेख है वो तो कई दिन तक निजी अस्पताल के निजीकरण को लेकर भूख हड़ताल पे भी बैठी थी, है ना। वो बातें तो सब अपनी जगह पे, हमेशा वो विवादों में घिरा था। अभी पिछले दिनों की एक अलमास कॉलोनी की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी उस अस्पताल में, देरी मतलब इलाज में मतलब देरी होने के कारण बिल्कुल मौत, हाँ मौत हो गई उसकी वजह से। तो जो ये अस्पताल मैनेजमेंट का जो रवैया है, जिस तरीके से मरीजों को, वहाँ आने वाले मरीजों को इलाज किया जाता है, उसको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहन भाई, मैं भी बताऊं, मैं भी 4 दिन पहले भी मेरे यहाँ एक मेरा दोस्त है अभी पाटिल जी, उसके बच्चा था, मनका का ऑपरेशन था जी। उसको 8 दिन उसको वो भी मिल गया था उसका क्लियरेंस कि ये महाराष्ट्र का है, इसका जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स है। 8 दिन, आज दिन तक उसमें एनेस्थीसिया का नहीं आया जी। जब ये हमारी जो मौत हुई खाला की, मैं इस पर पीछे लेता हूँ, उनकी बात करता हूँ। उसके बाद शमीम भाई ने उसके बाद सारी पार्टियों ने कहीं ना कहीं उसके खिलाफ शुरू किया अभियान। फिर शमीम भाई ने एक बड़ा डेलीगेशन लेके, उस डेलीगेशन में मैं था, तमाम हमारे पार्टी के नगर सेवक थे, रेहान पीतल वाला था, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है ना, तमाम जितने लोग थे, महिला वगैरह वगैरह सब लोग थे। तो हम लोग ने वहां पे मीटिंग लगाए थे, शमीम भाई ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया था। उसके बाद वहां से कोई पाटिल डॉक्टर साहब जो HMO क्या है तो है, वो नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वहां पे गए। तो उस दिन हमने उनकी जो हरकतें थी उसके ऊपर बहुत तगड़ी बहस हुई, लड़ाई भी हुई, थोड़ा अंदर गर्मा गर्मी भी हुई, जो बाहर नहीं आए मीडिया में, क्योंकि मीडिया को अंदर अलाउ नहीं था। बहरहाल उसके बाद उनका बयान आया, अधिकारियों का बयान आया, फिर उसकी इंक्वायरी के लिए हमने कहा। तो उसकी 6 डॉक्टरों की एक पैनल बनाया गया है, जिसमें शिवाजी अस्पताल का, ये शिवाजी अस्पताल का एक्सटेंशन है जी, लेकिन अभी भी फैसिलिटीज पूरी नहीं है जी, है ना, कहीं ना कहीं मरीज परेशान होता है जी। तो ये बात सही है कि अस्पताल बनने से अब तक विवादित ही रहा है जी, और अभी आगे चल के भी लगभग साल 2 साल और भी विवादित रहेगा, क्योंकि ये पूरा मैनेज करने को जिस तरीके से है, क्योंकि तैयारियां है, पैसा नहीं है, पैसा है तो तैयारी नहीं है, वो है तो डॉक्टर नहीं है, एनेस्थीसिया है, मरीज है तो एनेस्थीसिया नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं अभी महानगर पालिका ने सीरियस इसको लिया है। उसके बाद का किस्सा बताता हूँ। ये हुआ शमीम भाई के आंदोलन का, बाद में एक 8 दिन 9 दिन नहीं बीता कि मुझे फोन आया मेरा दोस्त अभी पाटिल की बेटी का, रात में 1:30 बजे, की काका असा असा झालेला आहे, माझा भाऊ तिथे ऍडमिट आहे आणि 8 दिवस झाला है ना, त्याच्या मनकाचे ऑपरेशन होता, सब एव्हरी पेपर इज क्लिअर है ना, और ते ऑपरेशन नाही का, ते आता उद्या बोलले की तुम्ही घेऊन जा घरी, ते आमच्याकडे डॉक्टर नहीं जी। तो मैं दूसरे दिन बोला बेटा तू उधर ही रहना, हटना नहीं, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद मैं गया, डॉक्टर पोल को मिला, उसको सारी बात डिस्कस किया, थोड़ा चिल्लाया, गर्म हुआ, वो हुआ, बहरहाल उसका ऑपरेशन हो गया और ना वो बच्चा भी फिट है। तो इस तरीके के अगर बार बार सब, फिर उसमें हमने ये बताया कि PRO अच्छो रखो आप लोग, क्योंकि जनता और पब्लिक से, पब्लिक की सेवा के लिए, तुम्हारे धंधा करने, तुम धंधा करने आए हो, बिल्कुल, अभी जो प्राइवेट है वो धंधा करने आया है, उसको कुछ पैसा का फायदा रहेगा, तो कम से कम लैंग्वेज संभालो, कम से कम ये जो बिल्डर लोगों को रखे, बाउंसर, इनको बोलो नरम रहे, है ना, आप अपनी सिक्योरिटी में रखो, नरम रहे। पब्लिक है, पब्लिक गरीब है, ऑटो रिक्शे वाला है, उसको बात करना नहीं आता, वो कभी कभी जोर से बात करे, तो वो मैनेज करना आपका काम हो, वरना जो है आपकी कंपनी बंद करो और भागो यहाँ से, दूसरी कंपनी आएगी, बिल्कुल, है ना, धंधा करने वाले बहुत से मार्केट में है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके का मामला हुआ है। तो ये बात सही है कि विवाद में रहा है, लेकिन उसको अब हम लोग निगाह में लिए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर करके हैमरिंग कर करके उसको एक ठीक ठाक बना लेंगे। क्योंकि मोहिन भाई जो भी अभी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, क्या हुआ, देखो अपने को तो मालूम नहीं, न अपने कोई आदमी वहां पे काम पे है, बिल्कुल, लेकिन ये है कि अपनी कोशिश ये है कि एक शहर में चीज बड़ी अच्छी है, अंदर बनी बहुत अच्छी है, बनी बहुत अच्छी है, बिल्कुल, ना मतलब बेहतरीन। तो अगर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर कायदे से सारे पॉलिटिक्स में, तो मैं मेरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ,
सारी पार्टी के लोग वहां पे राजनीति न करते हुए सीरियस हो जाए, क्योंकि आवाम देखो वोट सबको देती है, जी। हर पार्टी को देती है, बिल्कुल। तो किसी को भी देगी, है ना। तो उसको हम लोग ये नजरिया खिदमत खल का लेके चलें और हम लोग कोशिश ये करें कि वीडियो कम बनाएं और मेहनत ज्यादा करें ताकि लोगों को फैसिलिटीज मिले। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश और मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इस पे सब लोग एक होकर बात करें। भाई साहब, जैसे कि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आगामी 2-3 महीने के बाद महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर टीएमसी बीएमसी के भी चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस समय हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, जिस तरीके से मंच के कार्यकर्ता रोड के ऊपर जो गैर मराठी है, चाहे वो बिहार के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो, उनसे जबरन मराठी बुलवाने का प्रयास कर रहे हो, जो नहीं बोल पाता, जिस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनका वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है, तो उससे माहौल काफी गरमाया हुआ महाराष्ट्र की राजनीति का। तो इस मैटर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मनसे के जो लोग कर रहे हैं क्या वो उचित है? देखिए, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भाषा का जो मामला है ना, अपने मुल्क में 19,000 भाषाएं बोली जाती है, 29। जी। महाराष्ट्र में ही मराठी जो है मुंबई से अलग हो जाती है, कोंकण में अलग हो जाती है, गोवा में अलग हो जाती है, जी। कोंकण में अलग हो जाती है, घाट की अलग हो जाती है, जी। सतारा की अलग हो जाती है, सांगली की अलग हो जाती है, पश्चिम महाराष्ट्र की अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसको ये ना करते हुए, मारपीट ना करते हुए ये किया जाए कि मराठी अगर इस महाराष्ट्र में अगर कोई है और अगर हकीकत में यहाँ की जो भूमिपुत्र है, जो बड़ी आबादी है, जी, जी। उसके साथ अगर कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो मराठी सीखना जरूरी है। जैसे हमारे कोकणी समाज के लोग बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं मराठी, बिल्कुल। खानदेश के लोग हैं, मराठवाड़ा के लोग हैं, मुसलमान हैं, ये घाट के ऊपर के जितने मुसलमान है ना, पातूर के मुसलमान है, ये सारे मराठी बोलते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये आता है कि जो बाहर से यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो लोग आते हैं उनको बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन जो 15 साल यहाँ रहेगा उसको मराठी की कोशिश करना चाहिए कि वो बोलना चाहिए। लेकिन ये बोलचाल के लिए, ये वोट बैंक के लिए मारना पीटना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे देश के हैं, है ना, वो भी टैक्स भरते हैं। मुंबई में अगर रहते तो टैक्स भरते हैं, है ना, तो मेहमान भी हुए इस तरीके से। तो ये मारपीट के बजाय, है ना, मोहब्बत से कोशिश करके संगठन बना के भाई आपको मराठी सीखना चाहिए, बिल्कुल, है ना, तो ये अच्छी बात होगी। इसको राजनीतिक वो नहीं लेना चाहिए। भाई साहब, हिंदी मराठी भाषा का विवाद तो चल रहा, अभी थामा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इसी बीच में जो भाजपा के जो विधायक है, जो मंत्री भी नीतीश राणे, उन्होंने इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की है। उनका ये कहना कि अगर मराठी बुलवाने का इतना शौक है मनसे वालों से का, तो जाके नल बाजार, भिंडी बाजार में जो गोल टोपी वाले, दाढ़ी वाले, उनसे बुलवा के दिखावे ना। और फिर उन्होंने बहुत ही मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है कि मुसलमान जो होता है वो हरे रंग का सांप होता है। उनके इस बयान से पूरा मतलब माहौल काफी गर्मा हुआ, मुसलमानों में काफी आक्रोश है। तो ये जो विवादित बयान लगातार आते रहते हैं नीतीश राणे के मुंह से, तो इसके ऊपर बीजेपी लगाम क्यों नहीं लगाती नीतीश राणे के ऊपर? देखिए, बीजेपी कभी लगाम नहीं लगाएगी। बीजेपी का एक एजेंडा है, उसके वोट बैंक को इंटेक्ट रखना। जी। तो वो डी के राजा है, टी राजा बिहार से है, ऋषिकांत दुबे, ऐसे लोगों को लोग रखते बोलने के लिए। जी। नीतीश राणे जो है ये पहले शिवसेना के थे, इनके पिताजी शिवसेना ने उनको मुख्यमंत्री किया, चीफ मिनिस्टर। बहुत बड़ी बात होती है जी। अपनी ताकत पे कोई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का नहीं बन पाया, है ना। हमारी पार्टी जो है अलग हुई, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हम उप मुख्यमंत्री पे ही रह गए, जी, है ना। और जबकि पवार साहब ऐसा कद्दावर लीडर, जी, जिसको देश नहीं दुनिया मानती, जी, है ना, कि उनसे बड़ा कद्दावर नेता फिल वक्त तो आज की तारीख में नहीं है कोई भी, जिनकी इतनी बड़ी समझ है, हमारे इत्तेफाक से हमारे लीडर है, बिल्कुल। तो वो नहीं बन पाए, सेना ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जी, ठीक है। उसके बाद
वहां नहीं जमा, सब हुआ, झगड़ा हुआ, वो आ गए कांग्रेस में, तो एकदम सेकुलर लीडर बन गए। जब वो शिवसेना में भी थे ना, तो उनके वालिद साहब भी इस तरीके की बात नहीं करते थे, कभी नहीं किया उन्होंने, कोई फालतूगिरी की बातें नहीं करते थे। क्योंकि कोकण में जो है ना, कोकणी मुस्लिम और कोकणी, वहां पे कोकण चलता है। जैसे बिहार और बंगाल में नहीं, बंगाल में जैसे बंगाल से लेके बांग्लादेश तक क्या चलता है, बंगाली, वो बंगाली करके कनेक्ट होते हैं। उसी तरीके से कोकण में मुसलमान और कोकणी हिंदू भाइयों का बहुत जबरदस्त पैचअप है, मिलाप है। सांस्कृतिक वाइज से, कपड़े लत्ते के हिसाब से, वहाँ की औरतें साड़ियाँ उड़ियाँ पहनती है, तो यहाँ की भी हमारी जो है वो औरतें साड़ियाँ उड़ियाँ पहनती गाँव ग्रामीण में, तो बहुत ज्यादा संस्कृति लगा हुआ है। तो उस परिभाषा से वो आए हुए हैं। फिर वो कांग्रेस में आए, है ना, तो कांग्रेस में उन्होंने जो राजनीति किया है ना, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, है ना, ये वो बहरहाल इनका एजेंडा यहाँ पूरा नहीं हुआ, है ना। तो अब तो बहरहाल नीतीश राणे के पिताजी जो है वो अभी कहीं ना कहीं इसके थोड़ा बाहर है। तो अब नीतीश राणे ने ये सोचा कि मैं कौन सा एजेंडा पकड़ूं कि मैं भाई पॉपुलर महाराष्ट्र का नेता बनूं। तो उन्होंने पकड़ा, जब बीजेपी में गए तो उन्होंने ये पकड़ा कि जो हिलवा साहब के साथ वो दिन रात रहते थे, बिल्कुल, जिनकी संगठन के अंदर सारे हिरवे साहब थे, बिल्कुल, मतलब वो जो संगठन था, क्या नाम है उसका, स्वाभिमान, उसमें पूरे मुसलमान थे, मतलब चड्ढी से लेके बनियान तक मुसलमान थे, है ना। इनकी नेकर पैंट पहनाने वाले भी मुसलमान थे, इनके फीता बांधने वाले भी मुसलमान, इनका ड्राइवर भी मुसलमान, मतलब मैं इनके धंधे के सारे पार्टनर मुसलमान अभी भी जी, है ना। तो इन्होंने एक लाइन पकड़ा, हिरवा, है ना, तो सडनली इनको जो है हिरवा भगवा दिखने लगा, है ना। तो ये भरोसेमंद आदमी नहीं है, और ये पार्टी के अंदर इवन बीजेपी के लोग भी परेशान हो गए इनसे जी, कि यार ये तो शॉर्टकट मार के हमको भी पीछे कर रहा है, हम सारा लॉयलिस्ट इतने जमाने से बीजेपी में 40-40 साल हो गया, 50-50 साल, ये तो शॉर्टकट हो गए, हिंदू मुसलमान को गाली देके आगे जाए। इसमें कंपटीशन देश में बहुत तेजी से बढ़ा। आप देखेंगे 2016 के पहले हेट स्पीचें जो है, 2016 के पहले हेट स्पीचें जो है 8% थी, 2016 के बाद अब ये जो हेट स्पीचें हैं 79% पे आ गई। तो ये तरक्की बीजेपी गवर्नमेंट ने करवाया है ना। इनको पढ़ाई से मतलब नहीं, इनको उससे मैं तो बोलता हूँ ना, वो हिरवा सांप जो है उसको अगर तुमको कुचलना है तो तुम्हारे बेटे को भेजो ना। ये मराठी यंग लड़कों को क्यों, ये बेचारे काम धंधे नौकरी में परेशान है, तो महंगाई बढ़ रही है, ट्रेनों से गिर के मर रहे लोग, इस पे तो बात करेंगे नहीं। तो ये शॉर्टकट के जरिए मुसलमानों को कितना गंदे से गंदा बोला जा सकता है, जो भी उन्होंने पिछली बार बोला, अभी फिर उन्होंने बोला, कल ही बोला जी, तो फिर उन्होंने जहर उगला, तो ये अब वो बोलते रहेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने बोला 3 महीने बाद महानगर पालिका ने, शायद चुनाव आयोग ने बताया है कि हम और तैयारी कर रहे हैं, ये लंबा और हो सकता है। तो जब तक वोटर को इंटेक्ट करने के लिए लोग बोलते रहेंगे। अब मेरी मानिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है जी कि आप संज्ञान लीजिए, जैसे कुछ अगर ज्यादा होता है तो हाई कोर्ट पूछती है, एक मर्तबा खाली इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस भेजे कि आप मंत्री पद पे जो आपने संवैधानिक कसम लिया था, है ना, कि सर्वधर्म सद्भाव बिल्कुल और सबको लेके चलने की, प्रदेश की, राजा की वो जो है, उसके अंदर आप एक समाज को कंटिन्यू, तो क्यों ना आपका मंत्री पद और एमएलए पद रद्द कर दिया जाए। अभी देखिए ये हिरवा साहब भूल जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है ना सत्ता के लालची, बिल्कुल सत्ता के थ्रू पावर रखना चाहते हैं। और इनको अगर बोलो कि नहीं नहीं तुम एकदम हरदम हिंदू मुसलमान बात करो, लेकिन एमएलए मत बनना, मंत्री मत बनना, इसके बाद तुम पहनो कपड़ा वस्त्र, है ना। और जैसे हमारे यहाँ यूपी में है अपना मुख्यमंत्री जी, है ना, और लगाओ कान में बाली और घूमो महाराष्ट्र में मुसलमान हो गया, कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो इनको एक हाई कोर्ट अगर नोटिस दे दे कि हम आपका चुनाव रद्द करते हैं, ठिकाने आ जाए, और आप चूंकि इस देश के हर नागरिक का हक है ना, तो उनको इस तरीके से आप बार बार उसको वो करते हो कि वो इतना
स्ट्रेस में जी रहा है, इसके लिए आपको हम नोटिस देते हैं कि आपका पद रद्द किया जाए या ना रखा जाए। अभी देखिए ये सारी बोली इनकी बंद हो जाएगी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से वो कहना चाहता हूँ, और हमारे भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें आप अपना टाइम मत खराब कीजिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, और ना ही उत्तेजित हो, और ना ही उत्तेजित हो के कोई जवाब दे। करना है ना तो आप इनको मुकदमे में लाइए और इनको कोर्ट में केस कीजिए। ये पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दे के कुछ नहीं चलता है ना, ज्ञापन वापन देने से कुछ नहीं, कोर्ट में बुलाइए। तो अगर 10 मरतबा कोर्ट में बुला देंगे ना तो ये दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा भाई साहब, काफी लंबा हो गया ये इंटरव्यू। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मनपा के चुनाव जब भी होंगे, है ना, तो अगर हम मुमरा कौसा की बात करें, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारा पड़ोसी शहर कलवा, वहाँ के भी कई नगर सेवक आपकी पार्टी छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना में शामिल हो गए। उससे पहले मुमरा कौशल के भी काफी नगर सेवक जो थे वो भी मतलब पार्टी छोड़ के अजीत दादा पवार की पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी पार्टी कमजोर हुई है? और दूसरी बात, अभी ये जो आगामी मनपा चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या संभावना आपको नजर आ रही है? आपकी किस पार्टी की सीटें ज्यादा आएगी, आपकी पार्टी की या अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है उसकी? आपको क्या नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि मेरी पार्टी ही कलवा मुमरा में आएगी, ठीक है। और अगर आप दूसरे बेस पे पूछेंगे तो दल बदल तो हर पार्टी में होता है और होता रहेगा और होता है और आगे भी होगा जी। ऐसा नहीं कि अजीत दादा के उसमें नहीं होगा या हमारे यहाँ अभी और नहीं होगा या किसी के यहाँ और नहीं होगा। ये कोई धर्म नहीं है ना, ये सियासत है, चलते रहता है। अभी किसी की नाराजगी हो जाए, हो सकता है कि समझ जाइए कि कितना भी गहरा कार्यकर्ता है उसके दिल पे कुछ छू जाए, छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तनख्वाह नहीं है जी, और ना यहाँ कोई फिक्स डिपॉजिट है, बिल्कुल, है ना। बने तो बने, बने तो पैदल चलते रहो, सही, ठीक है। तो अभी जो महानगर पालिका का चुनाव आएगा ना, उसका समीकरण क्या बैठेगा इस पे एग्जिट पोल के जैसा नहीं बता सकते, लेकिन ये लड़ाई अच्छी होगी और लड़ाई तगड़ी होगी, कांटे की होगी। क्योंकि अभी वो सब गया दौर है ना, वो कारपोरेशन चुनाव जो है ना, वो इंडिया अलायंस वर्सेस सेकुलर अलायंस का नहीं होता, इसमें इंडिविजुअली होती है। आपकी पसंद क्या है और उसकी पसंद क्या है, तो उसमें जो है पार्टी वार्टी नहीं चलती है ना। प्रभाव जरूर रहता है, एक आमदार का प्रभाव है, एक भाई साहब का प्रभाव है किस पार्टी में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रिलेशन भी आदमी बहुत देखता है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कारपोरेशन चुनाव में प्योरली, और जिस तरीके से 4 पैनल का होता है ना, तो उसमें तो देखिए एक वार्ड में चुनाव रहेगा सिंगल वाला, तो उसमें आदमी एक तरफ ही रहेगा, बिल्कुल। लेकिन जो 4 का होता है ना, ये तो खुद चुनाव आयोग बेईमानी करवा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि 4 में जो है ना, हर आदमी डिप्लोमेसी रहता है, एक तेरे को दूंगा, एक उसको दूंगा, एक इसको दूंगा, एक उसको दूंगा, है ना। उसमें नेता भी डिप्लोमेसी में आ जाता है ना, बिल्कुल। बोलता है भाई वो मेरा दोस्त है, उसको निकाल देना, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ मोइन भाई, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। अंधेरे में नहीं नेता रहना चाहिए। तो या तो फिर चुनाव आयोग सिंगल चुनाव कराएगा ना, तो हर आदमी के रोल क्लियर होते हैं, बिल्कुल। मैं आपके साथ था कि नहीं था, है ना। ये 4 में कोई किसी के समझ में नहीं आता, और कौन जीतेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मुखिया हार जाए और कोई लंगड़ा घोड़ा आ जाए। जिस तरीके के जब से एक महानगर पालिका का चुनाव ये 4 पैनल का हुआ है, 4 का 3 का, समझ जाइए ये चुनाव और सियासत खत्म हो गई, खत्म। सिंगल वार्ड से रहती है कि लड़ने वाला भी मेहनत करता है और उसके सामने वाला भी मेहनत करता है, और उसके साथ अगर और 2 लोग लड़ रहे तो वो भी मेहनत करते हैं। उसको भी मालूम रहता है मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, मेरे को किससे लड़ के कितना वोट ज्यादा लेना है, उसको भी तो मेहनत से काम होता है। यार पैनल के चुनाव में तो जनता का बुरा हाल होता है, जनता मतलब जीरो जनता का मतलब कोई हैसियत नहीं, ये चल मेरा वार्ड नहीं, हाँ। इलेक्शन तक तो वाह 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 भाई भाई भाई, आप जैसा कोई नहीं, अल्लाह की कसम जान दे दूंगा आपके लिए ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। खाला अरे तुम खांसे, चलो तुमको अस्पताल लेके जाता हूँ, ये सब होगा। और जैसे चुनाव ये मेरे वार्ड की नहीं है, तू चल,
मैंने तुम मेरे को वोट दिए थे क्या? वो तो वार्ड उसका था, उधर दिए थे, आ में थे, बी में थे, सी में। ये सिर्फ चुनाव आयोग को मैं बोलता हूँ कि इसमें चुनाव आयोग की गलती है और मुख्यमंत्री जी की गलती है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिस तरीके से एमएलए का चुनाव सिंगल होता है, एमपी का चुनाव सिंगल होता है, उसी तरीके की महानगर पालिका का चुनाव भी सिंगल हो, जिस तरीके से मुंबई में होता है ना। जिस तरीके से हम चुनाव में थे ना मोहन भाई, हम जीते थे, पैनल के चुनाव में हार गए, क्योंकि मालूम है क्या होना है। इधर ना, इधर अलग, उधर अलग, इधर अलग कमिटमेंट, उधर अलग कमिटमेंट, और पैसे का नाजायज खर्चा और पैसे की बेइंतहा बर्बादी। ये पैनल चुनाव मतलब करप्शन चुनाव से शुरू होगा, फिर वो जब लीडर बन के जाएगा तो वो भी करप्शन करना ही है। बिल्कुल, ये सच्चाई में। तो दोस्तों, ये थे हमारे शहर के कद्दावर नेता सैयद अली अशरफ भाई साहब, जिन्होंने इस शहर में वो पिछले 35 सालों से मतलब वो राजनीति करते चले आ रहे हैं, राजनीति देखते चले आ रहे हैं। शहर को इन्होंने बनते बिगड़ते हुए देखा है, यहाँ के उतार चढ़ाव को देखा है, पहले शहर कैसा था और अब कैसा है, ये सारी चीजें जो इनके सामने हुई, और आज के जो राजनीतिक समीकरण है उसके ऊपर बड़ी पैनी निगाह भी रखते हैं। और शहर में जब भी कभी कोई मुद्दा होता है उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जिसकी वो जाने जाते हैं। लोग काफी इनका एहतराम करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनकी बातों को सराखों दिलों से लगाते हैं। हमने इनसे आज शहर के कई मुद्दों के ऊपर बात की। हमने वक्फ बोर्ड को लेके भी बात की, जो सरकार ने जो काला कानून बनाई है वक्फ बोर्ड को लेके, उसके ऊपर भी हमने इनसे विस्तार से चर्चा की। और साथ ही साथ एवी के कंपाउंड में पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हुआ, जिस तरीके से मनपा की महातोड़ू कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर भी चर्चा की। और साथ ही साथ में जो हिंदी मराठी भाषा का विवाद हो रहा है इस समय महाराष्ट्र में, उसके भी चर्चा की। और भी कई मुद्दों पे हमने बात की एमएमएलए के मतलब हकीम अजमल खान अस्पताल के बारे में, और आगामी मनपा चुनाव में क्या समीकरण होंगे इसके ऊपर भी हमने उनसे बात की। और उन्हें हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से, बड़ी जरूरत के साथ में अपना जवाब दिया और अपना पक्ष रखा। दोस्तों, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए। शुक्रिया मोइन भाई, शुक्रिया।